दोस्तों पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है उसमें आपका स्वागत है। और फटाफट से अब हम ये कर लेते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा है ये 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जो भी हमारा डेटा रह जाता है, जो भी हमारा पॉइंट सारे रह गए थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। देखो हमने एक मेथड यानी सोर्सेज की बात कर ली थी, प्राइमरी डेटा, और उसमें जो पहला था ना सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी जो पहला मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में बात आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने देखो समझ तो लिया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वही इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें इन्वेस्टिगेटर खुद से जाकर के डेटा कलेक्ट करता है। क्लियर हो गया, हमने पढ़ा था। उसके बाद ओरल वाला था, लोकल सोर्स था, बहुत सारे थे। ठीक है ना। तो हमें सारे पढ़ने फटाफट से, सबके सूटेबिलिटी पढ़नी है कि कौन कौन सी जगह पे वो सूटेबल होंगे मेथड लगाने। ठीक है ना। यानी कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे मेथड लगाना सूटेबल होगा, मान लीजिए सही होगा। उसके अलावा उसके मेरिट्स यानी आपको उसके लाभ पढ़ने हैं, और डिमेरिट्स यानी हानि यानी सीमाएं पढ़नी है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट प्रॉपर तरीके से। और जो हमारा पहला है वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पॉइंट। क्लियर है। तो सूटेबिलिटी देखते हैं। देखो इसमें डेटा वो खुद से जाके कलेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा ना वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपने एरिया, यानी मैं एक एरिया दे दूं, ठीक है ना। एरिया क्यों दूं, पहले मैं आपको पूरा बता देता हूं कि आपको ना इतना डेटा कलेक्ट करना है। तो यार अगर मैं पूरे इंडिया के डॉग्स का डेटा आपसे कलेक्ट करवाता हूं तो यार आपको काफी टाइम लग जाएगा, काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। शायद आप अकेले कर भी ना पाओ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एरिया रखा जाता है बच्चों वो लिमिटेड रखा जाता है, थोड़ा कम रखा जाता है, ताकि इस वाली इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जा सके। तो इसका मतलब ये उस एरिया में सुटेबल है, उस एरिया के लिए सही है, उस जगह के लिए सही है जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, लिमिटेड होगा। क्लियर हो गया। दूसरा, आपको डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड, यानी अगर आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए तो बेटा इस वाले मेथड में आप आ सकते हो, क्योंकि यही वो मेथड है जिसमें आपको ओरिजिनल डेटा मिलने वाला है। ओरिजिनल डेटा यानी जिसे आप खुद से जाके कलेक्ट करने वाला हो। तो एक तो एरिया लिमिटेड हो, वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा, ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा आपको। और तीसरा, एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए डेटा में तो बेटा यहीं पे आपको एक्यूरेसी मिलेगी। क्यों यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि आप डेटा खुद से कलेक्ट कर रहे हो तो ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है। मेरिट्स क्या है, आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाता है, एक्यूरेट डेटा मिल जाता है, यानी ठीक डेटा मिलता है, सही डेटा मिलता है, और रिलायबल मतलब भरोसेमंद डेटा मिलता है। क्या मिलता है, भरोसेमंद डेटा मिलता है। तो काफी आसान से पॉइंट्स है। डीमेरिट्स क्या है इसके, ये डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, ये वाइड एरिया को कवर नहीं करता। वाइड मतलब बड़ा एरिया को कवर ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें खुद से जाके डेटा कलेक्ट करना होता है। क्लियर है। कॉस्टली है, क्योंकि खुद से सारा प्रोसेस खुद से करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ज्यादा लगता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। इसका मतलब ये इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, ये इकोनॉमिकल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और इसमें पर्सनल बायस देखने को मिल सकता है। किसका, पर्सनल लिखा तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर का ही मिलेगा, यानी इन्वेस्टिगेटर अपने बेनिफिट के लिए इस डेटा में छेड़छाड़ कर सकता है। बायसनेस मतलब होता है भेदभाव करना, नेगेटिव माइंडसेट रखना, यानी नेगेटिव माइंडसेट रखना, यानी भेदभाव करने की बात कर रहा हूं मैं, बायसनेस। क्लियर है। तो यहाँ पे जो भेदभाव करेगा वो कौन कर सकता है, यहाँ पे जो ड्रामेबाजी कर सकता है, वो दिक्कतें खड़ी कर सकता है, वो खुद इन्वेस्टिगेटर ही कर सकता है डेटा के साथ छेड़छाड़ करके। क्लियर हो गया। तो एक बार देख लेते हैं सूटेबिलिटी कहां पे सूटेबल है, जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होगा। इसका मतलब ये वाइड एरिया को कवर नहीं कर सकता। अगर आपको ओरिजिनल डेटा चाहिए, ओरिजिनलिटी मेंटेन रखनी है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए, रिलायबल डेटा चाहिए तो यहीं पे आना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके अलावा दिक्कतें ये है कि वाइड एरिया कवर नहीं कर सकता, कॉस्ट टाइम ज्यादा लग जाता है, और पर्सनल बायस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो पहला पोर्शन पूरा खत्म हो गया। देखो इतने में हमने खत्म कर लिया। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे चाहिए रिलायबिलिटी भी चाहिए तो रिलायबिलिटी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर रिलायबल डेटा चाहिए तो आप इसके पास आ सकते हो। क्लियर हो गया। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही हम फटाफट से खत्म कर देंगे इसे। तो इसमें पढ़ने में काफी आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको ना यहाँ पे कॉलम वाइज आपको मिल जाता सब कुछ। तो आगे देखते हैं अब। दूसरा आपका देखो मेथड कौन सा था, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी इसमें देखो वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, आपका इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट कर लेता है, ओरली उससे पूछ लेता है कि हाँ ऐसा ऐसा है क्या, वहां बताइए कितना, वो इतनी पॉपुलेशन इसकी कितनी है, ये समथिंग दिस दैट, क्या ओरली पूछेगा सब कुछ। ठीक है ना। तो ये वो मेथड हो गया जिसमें वो खुद से ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाने वाला। तो यहाँ पे इसने बोला, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट हो रहा है तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो रिलेटिवली लार्ज होगा, यानी पहले वाले से तो ज्यादा ही आपको बड़ा एरिया कवर कर लोगे आप। यानी अगर आपको थोड़ा बड़ा एरिया कवर करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज है यहाँ पे। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। नंबर 2,
नंबर 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने के जो चांसेस होते हैं ना बच्चे, वो कम होते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे या नहीं करना चाहते, तो आप इस मेथड के अंदर आ सकते हो। कैसे? मेरे को एक एरिया का डेटा कलेक्ट करना है, बट मैंने क्या करा, एक जो थर्ड पार्टी थी यहाँ पे ये, ठीक है ना, आपको विजिबल हो रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बना लेता हूँ उसे। ठीक है, मान लो हमें इस एरिया का डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक थर्ड पार्टी के पास गया और मैंने उससे बोला कि भाई मुझे ना डेटा देखो, ये मान लो इन्वेस्टिगेटर है, तो इन्वेस्टिगेटर इसके पास गया और इससे बोला कि मुझे इसके बारे में बता दे। तो हुआ क्या, हम उस बंदे से पूछेंगे, यहाँ पे तो पहले थर्ड पार्टी हो गई, और थर्ड पार्टी वो होनी चाहिए जिससे उस सब्जेक्ट मैटर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, यानी इस जो मैं इन्फॉर्मेशन पूछना चाहता हूँ वो उसके पास होनी भी चाहिए तभी तो भाई बात होगी ना। तो इसको इसकी नॉलेज है, यहाँ पे जो मैं पूछने वाला हूँ वहाँ की नॉलेज है इसको। तो अब मैंने इससे उसके बारे में पूछ लिया, तो मेरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट तो इस वाले बंदे का है, तो मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं होता। तो उसने लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आगे जो कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट है, इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन, यानी वो पर्सन जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। हो सकता है कि वो आपकी बातों को इग्नोर कर दे और आपको प्रॉपर जानकारी ना दे, या आप वो अनपढ़ है, वो समझ नहीं पा रहा आपकी बातों को, नहीं ना, वो क्या है, समझ नहीं पाता किसी चीज को, तो दिक्कत हो सकती है। तो कंसर्न इन्फॉर्मेंट अगर कैपेबल नहीं है गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है ना, आगे एक्यूरेसी ऑफ डेटा, अगर आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपके दिमाग में हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी नहीं है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी से अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो ना, तो एक्यूरेट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप दूसरे बंदे पे भरोसा कर रहे हो। क्लियर हो गया ना? तो देखो चारों को चारों पॉइंट क्या है, ये कहाँ सुटेबल है। पहला, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे क्या होनी चाहिए, लार्ज होगी, तो थोड़ा लार्ज एरिया कवर कर लेगा ये। नंबर 2, नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने के चांसेस नहीं होते यहाँ पे। उस उल्टा तीसरा इसने बोला कि जो कंसर्न इन्फॉर्मेंट है वो आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, जो इन्फॉर्मेंट है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ वो क्या बोलता है, या तो वो इग्नोर कर रहा है या वो इलिटरेट है, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। और एक्यूरेसी ऑफ डेटा अगर आपको नहीं चाहिए एग्जैक्टली, मतलब हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। इस मेथड के मेरिट्स क्या है, एक तो वाइड एरिया कवर हो रहा है, बड़ा एरिया कवर हो जाता है, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, टाइम भी थोड़ा कम लगेगा, पहले वाले से तो कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप थर्ड पार्टी से डेटा कलेक्ट करते हो तो टाइम कम लगता है, ठीक है ना। और ये फ्री फ्रॉम बायस होता है, नहीं इसमें नेगेटिव माइंडसेट यानी भेदभाव जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी इन्वेस्टिगेटर के कारण, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तो ये हो गया। अब ये डेटा से छेड़छाड़ नहीं करेगा, कंसर्न इन्फॉर्मेंट यानी जो विटनेस गिविंग इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है ना, वो छेड़छाड़ कर सकता है, मगर आप थोड़ी ना छेड़छाड़ कर पाओगे इसमें। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर बायसनेस नहीं फैलाएगा, ठीक है ना। बायसनेस कौन फैलाएगा यहाँ पे, विटनेस गिविंग इन्फॉर्मेशन, वो विटनेस जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बायसनेस फैलाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ना दिक्कत हो सकता है आपको, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत कर जाएगा 9 पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर का बायसनेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। बट यहाँ पे नॉट रिलायबल डेटा मिलता है आपको, भरोसेमंद नहीं मिलेगा एग्जैक्टली। डाउटफुल कंक्लूजन रहेंगे, थोड़ा डाउट में रहेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आपको डेटा दे रही है तो डाउटफुल कंक्लूजन निकलने के चांसेस होते हैं। और लेस एक्यूरेट मिलता है आपको, क्या मिलता है, लेस एक्यूरेट रहता है ना, एक्यूरेसी थोड़ी कम रहेगी, ठीक है ना, डेटा के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं सुटेबिलिटी, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली लार्ज हो, वहां पे आप यूज कर सकते हो। नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बैठाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी, जो बंदा इन्फॉर्मेशन देने वाला है या तो इग्नोरेंस या इग्नोर कर रहा है या फिर वो इलिटरेट है, तो मेथड का यूज करो आप। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज नॉट ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, अगर एक्यूरेसी क्या है, आपको हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड वाइड एरिया कवर कर रहा है, लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और इन्वेस्टिगेटर का बायसनेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। मगर बायसनेस मिल सकता है, जो विटनेस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर दे डेटा के साथ। नॉट रिलायबल, डाउटफुल कंक्लूजन रहेगा, और लेस एक्यूरेट रहेगा। क्लियर हो गया? तो दो हमारे पॉइंट्स खत्म होते हैं, हमारे 2 पॉइंट्स पूरे खत्म होते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो आगे देखिए, अब अगला कौन सा हमारा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। मैंने कहा था यहाँ पे हम क्या करते हैं, एजेंट अपॉइंट करते हैं उसी एरिया में, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना, देखो अगर मान लो मुझे कोई एक एरिया है करावल नगर और मुझे वहाँ का अगर डेटा चाहिए,
तो मैं उसी जगह का एक बंदा ना अपॉइंट कर लूंगा। उससे क्या होगा कि एक तो देखो उस बंदे को उस एरिया की ज्यादा नॉलेज होती है, लोकल बंदे को, ठीक है ना, तो वो आपको लगातार इन्फॉर्मेशन दे सकता है और हो सके तो ठीक ठाक मतलब इन्फॉर्मेशन दे देगा। क्लियर है? ज्यादा हाईली एक्यूरेट तो नहीं होगी बट जो भी है दे देगा इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ना ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो एक तो रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, रेगुलर और कंटिन्यू बेसिस पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं आपको डेटा बोलूं कि मुझे आपके गली के एरिया का मतलब जो भी एरिया है उसका चाहिए, तो आप अच्छे से दे सकते हो। बट अगर मैं किसी को वहां अपॉइंट करूंगा कोई एवी थर्ड पार्टी, तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी आप भी थर्ड पार्टी हो और वो भी थर्ड पार्टी, बट दिक्कत क्या यहाँ पे मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, यानी ये एजेंट वाला पॉइंट है, ठीक है ना। और वहां पे मैं किसी से भी पूछ लूंगा जिसको उस एरिया की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो रेगुलर नहीं देगा वो, कंटिन्यूटी वहां मेंटेन नहीं होगी। बट यहाँ कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी मेंटेन हो सकती है, क्योंकि आपको मैंने अपॉइंट किया इसी काम के लिए और आप उसी एरिया के बंदे हो, इसी मान के चलो, ठीक है ना। तो रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे भी लार्ज है, सिर्फ पहले वाले में थोड़ा लिमिटेड था, बाकी सब में लार्ज है। और अगर आपको वेरी हाई डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन अगर नहीं चाहिए तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो आप थर्ड पार्टी पे बिलीव करो हमेशा, ठीक है। हाई एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा है तो यहाँ पे सुटेबल रहता है उसके लिए, और रेगुलर कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये वाला मेथड आपके लिए सुटेबल है। मेरिट्स क्या, वाइड एरिया कवर हो जाएगा अच्छा खासा, लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब भी देती है, ठीक है, तो वाइड एरिया होता है, नहीं एजेंट वाला केस है ये भी, और लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, यानी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी? कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और इन्वेस्टिगेटर का बायसनेस यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है, यानी ये बायस नहीं होगा, ठीक है, नॉट बायस्ड। यहाँ पे 5 पॉइंट डाल सकते हो आप, ठीक है। ये नॉट बायस्ड, ये बायस नहीं होगा किसके हिसाब से? इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से। इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सिर्फ पहले वाले में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। बायसनेस यहाँ पे फैलाएगा तो कौन फैलाएगा? यहाँ पे फैलाएगा कॉरेस्पॉन्डेंट से लोकल सोर्स, जिससे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो गड़बड़ी कर सकता है इसमें, ठीक है। दूसरे वाले में थर्ड पार्टी गड़बड़ी कर सकती है, इसमें भी ये थर्ड पार्टी गड़बड़ी कर रही है, देखो है ना, लोकल सोर्स जो है, ठीक है। पहले वाले में इन्वेस्टिगेटर खुद मैनिपुलेट कर रहा है, डेटा को दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। लेस एक्यूरेट और नॉट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं होता, कि ओरिजिनल डेटा हमेशा वही होता है जिससे आप खुद से डेटा कलेक्ट करते हो, तो ये ओरिजिनल तो है नहीं ना, इससे पहले वाला ओरिजिनल था, सबसे पहले वाला ओरिजिनल था बस वो, ठीक है ना। तो ये भी काफी आसान सा था, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ज्यादा कुछ कठिन तो लग नहीं रहा इस वाले पॉइंट में भी, है ना। इसे नोट डाउन करिए फटाफट से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? सुटेबिलिटी, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ मेलिंग मेथड। क्लियर है? जिसमें सुटेबिलिटी देखो क्या है, फटाफट खत्म करते हैं क्योंकि सब कुछ आसान से एक जैसे है लगभग लगभग। अब मेलिंग में क्या होता है? मेल करना होता है ना, तो उसका मतलब एरिया ऑफ स्टडी वेरी वाइड, यानी आपको काफी बड़ा एरिया मिल जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इन्फॉर्मेंट्स होने चाहिए वहां पे एजुकेटेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए। क्योंकि मैंने अगर मान लो आपको कहा कि मेल ओपन करिए अपना, ठीक है, तो अगर मेल ओपन करने के लिए कहा, पता चला आपने लैपटॉप ओपन कर रख दिया पेज वेज खोल के, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मेल पढ़ना, ओपन करना, भेजना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो उसमें इन्फॉर्मेंट्स को जो बोला गया वो एजुकेटेड बोला गया, एजुकेटेड होंगे तो ही ये मेथड काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्टडी वेरी वाइड बोल दिया। दूसरा, इन्फॉर्मेंट्स होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है ना। तो वाइड कवरेज मेरिट्स में भी आ जाएगा। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, यानी ये अकेला ऐसा मेथड है जिसमें आप दूर दराज के एरियाज में भी आराम से रीच कर सकते हो, पहुंच अपनी बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक मेल बटन दबाना, मेल सब जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे एरिया में पहुंच जाएगा जहां आप नहीं भी जा सकते, मतलब पॉसिबल नहीं है जाना, जब टाइम कम है आपके पास, तो आप इजीली आप इसको भेज सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब लीस्ट एक्सपेंसिव है, ये सामने लिस्ट पे देखो हाईलाइट किया हुआ है, लीस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत ही सस्ता है। बट इससे भी सस्ता टेलीफोनिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये काफी सस्ता बोला गया है, इकोनॉमिकल है और ओरिजिनल है, क्योंकि डेटा आपको ओरिजिनल डेटा मिलेगा, आप खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हो मेल के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना, मेल भेजने की जो टाइमिंग है वो कम होती है, बट हो सकता है कि अगला रेस्पॉन्स करने में टाइम लगा दे, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग देखो एक तरीके से तो यहाँ पे भेजने में तो नहीं है, बट हो सकता है अगला जिस बंदे ने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो क्या कर दे, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर दे, मेल को इग्नोर कर दे, समथिंग दिस दैट, ठीक है। तो वहां पर ड्रामेबाजी हो सकती है, उस जगह पे टाइम ज्यादा लग सकता है। लिमिटेड यूज है, ओनली फॉर एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट, सिंपल सा पॉइंट है। लेस एक्यूरेसी, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला किस तरह से आंसर दे रहा है, जरूरी नहीं है वो सीधे सीधे आपको सही से आंसर देगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायसनेस हो सकती है, यहाँ पे आराम से, तो बार बार आ चुका है, बायसनेस है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी यहाँ पे डेटा के साथ क्या है, छेड़छाड़ की जा सकती है। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, अब मेल पे आप रिएक्शन तो देख नहीं सकते किसी को, तो यहाँ पे बोला रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड और डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ अनएम्बिगुअस क्वेश्चन। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जो कि क्लियर होते हैं, तो जो क्लियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या होते हैं,
क्लियर बोलो या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उनके एक्सप्लेनेशन को अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल से किस कहते हैं, मेलिंग मेथड कहते हैं। फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मेलिंग मेथड आपका कंप्लीट होता है। और अगला मेथड करते हैं अब बात कर लेते हैं एन्यूमरेटर्स मेथड की, ठीक है ना। तो एन्यूमरेटर मेथड में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात करें तो सूटेबिलिटी में देखो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लार्ज है। इसका मतलब क्या, देखो सिर्फ एक डायरेक्ट पर्सनल वाले को अगर छोड़ देना तो सबका ही लार्ज है, ठीक है, एरिया। चलो, इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, यानी जहां पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है एक तो पढ़े लिखे नॉलेजेबल स्किल्ड आपका स्पेशलाइज्ड बंदे की जरूरत है, तो वहां पे एन्यूमरेटर्स मेथड लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एन्यूमरेटर्स मेथड वो मेथड होता है जहां पे हम पहले क्या है कुछ बंदों को अपॉइंट करके उनको ट्रेन करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया था आपको केरल का डेटा उठाना है, तो केरल जैसे आपको क्या है जो केरला में लैंग्वेज बोली जाती है वो आपको पहले सिखाई जाएगी। आपको क्या है उनके कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको ढाला जाएगा ताकि जो डेटा कलेक्ट करने में आपको आसानी हो। तो इसका मतलब ये काफी हाईफाई मेथड लग रहा है। तो उसने बोला कि यहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लार्ज होना चाहिए। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। और तीसरा, इन्वेस्टिगेशन नीड्स दैट इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो आर वेल वर्स्ड, यानी अच्छे से ढले हुए हो इन द लोकल लैंग्वेज, वहां की लोकल लैंग्वेज में, एंड वहां के कल्चरल नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में, ठीक है ना, ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। तो जो जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, ठीक है, तो वहां के आप लोकल लैंग्वेज में, वहां के रूल्स रेगुलेशन में, कल्चर नॉर्म्स में आप ढले हुए होने चाहिए ताकि आप इजीली वहां से डेटा कलेक्ट कर सको। तो एरिया वाइड हो गया, वाइड कवरेज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि आप पढ़े लिखे बंदों को भेज रहे हो, भाई साहब ट्रेनिंग दे करके भेज रहे हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके लाएंगे हो, ठीक है ना। उसके अलावा एक्यूरेसी रहती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो डन कर रहा हो कौन कर रहा है, स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर्स कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड जो स्पेशल बंदे वो कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। क्लियर है। डीमेरिट्स की बात करें तो एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का खर्चा आ जाता है, बच्चे ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स आपको बैठाने होते हैं, इसलिए ये आपका एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है, थोड़ा क्या आता है एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है। साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ट्रेनिंग में ही टाइम लग जाएगा आपका स्टार्टिंग में ही। उसके अलावा नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स जो आप करते हो ना, इन्वेस्टिगेशन करते हो उसके लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चीला और हर कोई इसके खर्च को नहीं उठाना चाहता, ठीक है, तो ज्यादातर इसके खर्च को नहीं उठाना चाहते, तो इसलिए वो इस मेथड को क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आपने नोट डाउन कर लेना, फटाफट से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए अब आपके पास कौन सा आता है, सबसे फास्टेस्ट जो मेथड है यहाँ पे टेलीफोनिक इंटरव्यू है। इसके मेरिट्स देखो क्या लिखा है हमने, वाइड कवरेज है, इट इज लेस कॉस्टली, बहुत कम, मतलब इसने बोला कॉस्ट यहाँ पे कम आएगी आपकी, हाई रेस्पॉन्स रेट रहता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है। क्लियर है, यहाँ पे इसके मेरिट्स हो गई। डीमेरिट्स में अगर बात करें तो लिमिटेड यूज है, ओनली दोज पीपल, ठीक है, उसने यहाँ पे क्या बोला, ओनली दोज पीपल कैन बी रीच्ड, उसने यहाँ पे बोला क्या है कि ओनली दोज पीपल कैन बी रीच्ड, ठीक है ना, हु हैज टेलीफोन, जिसके पास टेलीफोन होगा बस उसी पे क्या है वहां तक ही रीच जा सकती है, मतलब वहीं तक पहुंच हो सकती है, ठीक है ना। अगर मान लो किसी के पास फोन नहीं है तो बस उससे आप क्या नहीं कर सकते, उससे आप बात नहीं कर पाओगे, ठीक है, वहां से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो रिएक्शंस जो है कैन नॉट बी वॉच्ड, आप रिएक्शन को यहाँ पे वॉच नहीं कर सकते, नहीं देख पाओगे। और तीसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रेस्पोंडेंट, हो यानी रेस्पोंडेंट कौन होता है, जो बंदा रेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो जो रेस्पोंडेंट है ना, हो सकता है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रेस्पोंडेंट, मतलब वो आपको प्रभावित करने वाला निकल गया तो फिर हो गया काम, ठीक है ना। तो ये इसके डिमेरिट्स हो गए, ये मेरिट्स हो गए। और ये ना आपके लिए है कि यहाँ पे आप कितने सूटेबिलिटी लिख सकते हो, मतलब 2, 3, 4 जो भी आप लिख सको सूटेबिलिटी, आप मुझे यहाँ पे लिख करके बताओगे। क्लियर, एक काम आपका है, आप मुझे कमेंट पे लिख के बताओगे इसकी सूटेबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए इनके हिसाब से। डन हो गया ना। बाकी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। मेरिट डिमेरिट्स मैंने बता दिए, अभी हमारे सारे मेथड खत्म हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले कुछ 1 नंबर के पॉइंट्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमने देखो क्या कर लिया था, वहां तक तो हमने पढ़ लिया सारी चीजें जो हमने पढ़ाई थी अभी तक, ठीक है ना। थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, फिर मैं पार्ट 2 को कंप्लीट करता हूँ, फिर पार्ट 3 बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। देखो उसमें क्या है, द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ रेलवे, ठीक है, पब्लिश्ड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पे बढ़ के लिखा हुआ पब्लिश हो चुका है, किसने पब्लिश किया, रेलवे डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया। तो इसका मतलब आप खुद से जाके डेटा तो कलेक्ट कर नहीं रहे, सोर्स ऑफ ओरिजिन वाला बात तो आ नहीं रही यहाँ पे, तो प्राइमरी डेटा ना होकर के वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा हो जाता है। तो सेकेंडरी डेटा माना जाता है जिसको कोई और कलेक्ट कर रहा है, बस आपको जाकर के क्या करना होता है, इसका यूज करना होता है। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट।
देखो मैंने बताया था ना, मैं पार्ट्स तोड़ तोड़ के बनाता हूँ क्योंकि एक बार में पूरी वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, इसके कारण क्या हर पार्ट का बीच बीच में 1-2 दिन के गैप में बना करके फिर मैं जोड़ता हूँ, फिर एक पार्ट बनता है मेरे लिए, ठीक है ना। चलो, NSSO की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अब देखो यहाँ पे कितना आसान लग रहा है इसकी फुल फॉर्म याद करना, बट पता पेपर में दिक्कत क्या करता है, आ जाता है नेशनल सर्वे सैंपल ऑफिस या सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वर्ड यूज हुआ है और आपको यही याद रखना है, क्लियर। इंडियाज कोलिशन डन कब, ये मतलब जो कोलिशन होता है वो कब होता है, तो उसने बोला हर 10 साल में ना, एवरी डिकेड्स की अगर बात करें तो 10 साल की बात कर रहा है, तो एवरी फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी डिकेड्स, यानी हर 10वें साल का पहले जो ईयर होता है ना, उसी में क्या है पॉपुलेशन एंड ऑल काउंट हो जाती है, तो ये उसकी बात कर रहा है, जिसमें जिसका हिंदी मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो कोलिशन का मतलब ये बोल सकते हो आप, सम्मिलन बोल सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन टाइप का जो है ना, सम्मिलन मेलना या टोटल करना समथिंग, मैं एक बार एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, देखो गूगल में क्या लिखा है इसका मतलब, कोलिशन है ना, तो इसका मतलब लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है गठबंधन लिखा हुआ है, समथिंग नेटवर्क यूनियन, ठीक है, इस टाइप की चीजें इसके मतलब है, यूनियन हो गया, नेटवर्क हो गया समथिंग। तो कोलिशन कब होता है, तो इंडिया का अगर आप देखोगे ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि पॉपुलेशन काउंट कब होती है, तो हर 10वां जो साल आता है ना, जो 10 साल आते हैं ना जो, तो जैसे अभी हम बात करें तो 2021 से लेकर 2030 का, तो यहाँ का जो काउंटिंग होगी ना पॉपुलेशन की, वो स्टार्टिंग में हो जाती है, यानी ईयर हर 10वें साल की स्टार्टिंग में क्या वो काउंट हो जाता है, तो उसकी बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो पहला प्रोग्रेस रिपोर्ट रेलवे ने पब्लिश किया, तो अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे सिर्फ वो सेकेंडरी डेटा है। नंबर 2 NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नंबर 3 इंडियाज कोलिशन डन, ठीक है ना, कब हुआ था, तो कब होता है, तो एवरी फर्स्ट ईयर, ठीक है ना, ऑफ एवरी डिकेड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंसस याद रखना किसके बारे में बताता है, पॉपुलेशन के बारे में बताता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पे वो पॉपुलेशन की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। पैरामीटर्स, इनके ऊपर भी 1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पैरामीटर्स ऑन विच स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड इन सेंसस ऑफ इंडिया, तो ये सेंसस की बात कर रहा है, तो सेंसस में कौन सा डेटा होता है, पॉपुलेशन का। तो बात कर लेते हैं, देखो क्या क्या लिखा है, साइज क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसकी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखो पॉपुलेशन की बात कर रहा है, पॉपुलेशन का साइज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, उसमें कितने मेल्स फीमेल्स है, सब चीजें हैं, तो सब कुछ ना ये जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है वो सेंसस के अंदर आता है। उसके अलावा पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, तो उसका प्रोजेक्शन कर रहे हो आप तो वो भी कहाँ आएगा, सेंसस में ही आएगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट में या फिर पर्टिकुलर एरिया में आप कितने मतलब पॉपुलेशन रहती है, तो वो डेंसिटी की बात कर रहा है, तो ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो तीनों पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो इसलिए सेंसस के अंदर ही ये आएंगे, क्लियर। उसके अलावा स्टेट ऑफ लिटरेसी यानी साक्षरता की बात कर रहा है, यानी कितने पढ़े लिखे, तो ये भाई इंसानी होंगे, तो दोबारा पॉपुलेशन की बात कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा, क्लियर। उसके अलावा पैरामीटर्स ऑन विच स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड इन द रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑफ इंडिया। अगर NSSO के अकॉर्डिंग पूछेगा आपसे तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो लैंड, जमीनों का आ जाएगा सारा, ठीक है, हिसाब किताब, लाइव स्टॉक होल्डिंग्स, ठीक है, तो लैंड और लाइव स्टॉक होल्डिंग्स आपके यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में भी यहीं पे आएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसको यहाँ डाल देते हैं, ऐसा नहीं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस को यहाँ पे रखना है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ये भी इसके अंदर आता है, और सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, ठीक है, यानी हाउस होल्ड इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो ये भी यहीं आता है, क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है कि अगर पेपर में 3 आ जाए उसमें से एक ही आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको कौन सा ऑड वन है, तो ऑड वन यही है, अगर यहाँ के 3 है और ये मैं दे दूं तो कौन सा ऑड वन है, ये वाला ऑड वन है, ठीक है, क्योंकि 3 सेंसस से रिलेटेड है, एक किससे, NSSO से रिलेटेड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया जो है ये हो गया, फिर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन हो गया, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गया, स्टेट ऑफ लिटरेसी हो गया, ये चारों के चारों सेंसस के अंदर आते हैं। जबकि अगर हम बात करें लैंड और लाइव स्टॉक होल्डिंग्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, यानी रोजगारी, रोजगार और बेरोजगार की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर आते हैं, ये भी हमारे NSSO की रिपोर्ट्स में ही आती है, क्लियर हो गया। उसके अलावा हमारे पास और जो है वो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी जो कंज्यूमर है उपभोक्ता है, ठीक है ना, तो उसके एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, तो वो भी यहीं पे आएगा, क्लियर हो गया। उसके अलावा हमारे पास जो है
सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। लाइव स्टॉक होल्डिंग अगर नहीं पता तो बेटा लाइव स्टॉक देखो, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पता होगा, ये पता होगा, ये भी पता होंगे। लाइव स्टॉक होल्डिंग वही जानवर लगा लो जिनमें जान होती है उनकी बात कर रहा है, यानी जो आप बकरी भैंसे गाय पालते हो ना, इन सब की बात कर रहा है, तो इन सब की चीजें भी कहेंगी बेटा यहीं आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस पार्ट को यहीं पे क्लोज कर दें क्योंकि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूँ और पार्ट थर्ड आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाता हूँ। तो मिलते हैं पार्ट थर्ड में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।